रोकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। मंगलवार को अमेरिकी बाजार में उछाल। डाउ जोन्स 264 अंकों से बढ़ा, S&P 500 39 अंकों से बढ़ा और नास्डैक 113 अंकों से बढ़ा, लेकिन बुधवार के फ्यूचर्स में दिखी नरमाई। आज यूरोप में FTSE 7 अंकों से गिरा और डैक्स 36 अंकों से गिरा। एशिया में निकी 290 अंकों से बढ़ा, शंघाई 22 अंकों से बढ़ा, हैंगसेंग 482 अंकों से गिरा। क्रिप्टो के भाव में नरमाई जारी। बिटकॉइन $30,000 और इथेरियम $1,800 की रेंज में। ब्रेंट के भाव में मजबूती जारी। प्रति बैरल $121 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में हल्की नरमाई, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। भारत के शेयर बाजार में नरमाई। सेंसेक्स 214 अंकों से गिरकर 54,892 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेट्रो मनी में, आपके सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल मेट्रो मुंबई पे। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जो आज RBI का डिसीजन आया है उसके बारे में, और सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। जुड़े रहिएगा। अगर सेठी सर आ गए हैं तो उन्हें जुड़ा जाए। आज हमारे साथ कमलेश जी हैं और राहुल जी भी जुड़े हैं। अगर सब आ गए हैं तो प्लीज़ उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दर्शकों, आज RBI ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो इसके बारे में हमें कमलेश जी से हम बात करते हैं। एज पर RBI उनका कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी तक प्री पेंडेमिक लेवल से काफ़ी नीचे है और मार्केट में लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। तो नमस्ते सेठी सर, गुड इवनिंग। सेठी सर की आवाज नहीं आ रही है। कमलेश जी आ गए हैं तो उनको भी जोड़ा जाए, और राहुल जी आ गए हैं तो उनको भी जोड़ा जाए। सेठी सर की आवाज नहीं आ रही है अभी। कमलेश जी आ गए हैं, राहुल जी आ गए हैं, तो प्लीज उन्हें जोड़िए, स्क्रीन पे लाया जाए। सेठी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेठी सर की आवाज नहीं आ रही है। प्लीज टेक्निकल टीम सेठी सर की आवाज बढ़ाइए। क्या कमलेश जी आ गए हैं तो उनको भी जोड़िए। नमस्ते कमलेश जी, नमस्ते राहुल जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू मेट्रो मनी। कमलेश जी आपको आ रही है? कमलेश जी का शायद स्क्रीन फ्रीज हो गया है। टेक्निकल टीम प्लीज इसे एडजस्ट कीजिए और फिर से जोड़िए उन्हें। जब तक कमलेश जी आते हैं हम खबरें देख लेते हैं जल्दी से।
कमलेश जी आ गए हैं? राहुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राहुल जी को भी आवाज शायद नहीं आ रही है, उनका भी स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हम पहले खबरें देख लेते हैं, एक नज़र तब तक खबरों पे डाल लेते हैं। आज मार्केट काफ़ी मिक्स्ड रहा है। अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी मिक्स्ड है, ऊपर नीचे रहा है मार्केट। अमेरिकन मार्केट देखें तो कल काफ़ी वीक था, लेकिन दिन भर में ऊपर क्लोज हुआ। ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी घटता हुआ नज़र आया और 10 ईयर लो पे जा रहा है, जो उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। एनर्जी और टेक्नोलॉजी शेयर्स ऊपर रहे, जिसकी वजह से मार्केट कल ऊपर क्लोज हुआ। अगर यूएस स्टॉक्स जो है वो थोड़े से कल इसलिए नीचे रहे क्योंकि वहाँ की एक बहुत बड़ी रिटेल ग्रुप है जिन्होंने अपना फोरकास्ट जो है वो काफ़ी वीक दिया है, तो आज फ्यूचर्स नीचे नज़र आ रहा है, तो शायद मार्केट आज नीचे खुलेगा। अगर यूरोप की तरफ देखें तो FTSE 100 और जर्मन डैक्स दोनों ही ऊपर खुले थे आज, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो अभी भी थोड़ा सा डर है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, तो इसलिए मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर एशिया को देखें तो ऊपर रहा, निकी ऊपर रहा बिकॉज टूरिज्म फ्राइडे से शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म। हैंगसेंग और चाइना भी ऊपर रहा क्योंकि चाइना धीरे धीरे खुल रहा है, ओपन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको रिलैक्स किए जा रहे हैं और फैक्ट्रीज भी खुल चुके हैं, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो इसके कारण एशिया ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा सा नीचे रहा। राहुल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ प्रिया जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी राहुल जी। राहुल जी, हमारे साथ सेठी सर और कमलेश जी दोनों ही जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। आज सेठी सर हमें सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाले थे, अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक के बारे में। वो जैसे ही जुड़ते हैं उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन तब तक आपसे बात करते हैं। आप हमें मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आज के लिए? आज मार्केट थोड़ा सा नीचे रहा है। आज हमने देखा कि टोटली काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला हमें, जहाँ पे हमने मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपनिंग देखी, पॉलिसी के बारे में निगेटिव होते हुए देखा, देन वापस हमने पॉजिटिव देखा और एंड में यूरोपियन और यूएस स्टॉक मार्केट फ्यूचर डाउन होने के बाद हमने हमारे मार्केट में भी एक प्रेशर बनते हुए देखा। जी तो ओवरऑल देखे तो मिक्स ट्रेंड था, बट निफ्टी एनी हाउ सस्टेन किया है, दैट इज 16,300 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा है। अगर 16,300 के नीचे क्लोजिंग मिलती थी तो हमें लगता है कि वो बेरिश मोड में जाते थे और 16,100 और 16,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते थे। जी आज ऊपर थे मार्केट, जब शुरुआत हुई तो काफी ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट नीचे क्लोज हुआ, तो शायद वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से आरबीआई की जो न्यूज आई है उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। हम देखेंगे आने वाले समय में, मतलब सारे सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करते हुए दिखेंगे और कंटिन्यू अभी ईसीबी, फेड वगैरह सभी के अनाउंसमेंट आना है, तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि मार्केट वोलेटाइल देखने को मिलेंगे। जी सर। नमस्ते सेठी सर, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। सर, एक अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करते हैं और उसके बाद राहुल जी से बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। पहले आप हमें मार्केट के बारे में बताइए आज के लिए। मार्केट 214 पॉइंट्स नीचे रह के 54,892 पे बंद हुआ। 800 स्टॉक बढ़े और 1135 स्टॉक गिरे। जो टॉप गेनर्स हैं वो आज के ग्लेनमार्क, एसबीआई कार्ड, डालमिया भारत, स्ट्राइड्स फार्मा और डीएलएफ। और जो लूजर्स है वो गुजरात गैस, जीएनएफसी, दीपक नाइट्राइट, मेट्रोपोलिस और पॉलीकैप। 52 वीक हाई में है, एक ही स्टॉक है एमआरपीएल, और 52 वीक लो में है एप्टोस वैल्यू, इकाल केमिकल, आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यूवोको, विस्तास, सफायर फूड्स। ये है मार्केट के बारे में। जी सर। सर, आगे आप हमें बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, जो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये सीमेंट का उत्पादन वो बिक्री करती है
अभी आज का इसका भाव 5,591 है। ऊपर में इसका भाव 8,269 रुपये हुआ था। नीचे में 5,410, पी रेशो 22 है, बुक वैल्यू 1747 है, यील्ड 0.87% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 15 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। जी अभी सरकार का योजना है 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की, 220 नए एयरपोर्ट बने 2025 तक, और करीब 80 लाख लो इनकम ग्रुप के मकान बनने हैं। और रियल इस्टेट में जो भी खर्चा होता है उसमें 11% खर्चा सीमेंट का रहता है। अभी मैं 11 सालों का इतिहास बताता हूँ अल्ट्राटेक का, 2011 और 2022 का। इसकी बिक्री 280% वृद्धि हुई है और बिक्री 13,646 करोड़ से बढ़कर 52,599 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2696 करोड़ से बढ़कर 17,514 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से बढ़कर 22% हुआ है। नेट प्रॉफिट 1,367 करोड़ से बढ़कर 7,344 करोड़ हुआ है और EPS 49.90 से बढ़कर 254.42 हुई है। शेयर कैपिटल 274 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़ हुई है। रिजर्व 10,373 करोड़ से बढ़कर 50,147 करोड़ हुए हैं। प्रमोटरों का हिस्सा 59% है, 59.96, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 14% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16% है और पब्लिक का हिस्सा 9% है। जी इसकी फ्यूल कॉस्ट, कोल और पेट कोक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसकी लागत में वृद्धि हुई है। कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखें इसका, तो बिक्री 10 साल में 11%, 5 साल में 16% और 3 साल में 8% बढ़ी है। और इसका प्रॉफिट 10 साल में 13%, 5 साल में 22% और 3 साल में 45% बढ़ा है। और इसके शेयर का भाव 10 साल में 15%, 5 साल में 6%, 3 साल में 7% और अभी 1 साल में -18% है। अभी इसने UAE की वाइट सीमेंट बनाने वाली कंपनी आर ए के वाइट सीमेंट कंपनी है UAE में, उसका मेजॉरिटी स्टेक लिया है उसको और 20% उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इंडिया को एक्सपोर्ट होता है। जी 6,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान पर ये कंपनी काम कर रही है और अभी 250 करोड़ रुपये और उसमें नया इन्वेस्ट करने वाली है। इसकी टर्नओवर 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इसकी कैपेसिटी 1,30,000 MTPA है, जो अडानी की दोनों कंपनियों की कैपेसिटी से लगभग डबल है। जी इसका टोटल 25 बिलियन कैपेसिटी ले जाने के प्लान है और ये नए इक्विटी सीट्स की तैयारी में है। पर अभी क्योंकि शेयर 1 साल के भी नीचे भाव पर है और गिर रहा है, जी तो अभी फिलहाल इस शेयर को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, खरीदने की सलाह नहीं है। जी जी सर, और आज अल्ट्राटेक थोड़ा वीक भी रहा है। तो राहुल जी से जानते हैं कि रिसेंटली हमने देखा है कि सीमेंट प्राइसेस जो है वो नीचे गिर रही हैं, तो इनके कारण क्या है कि सीमेंट प्राइसेस, क्योंकि इनकी डिमांड अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो प्राइसेस इनके क्यों नीचे नजर आ रहे हैं? लास्ट 1 हफ्ते से हम देखे तो हमने देख रहे थे कि सीमेंट स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमने न्यूज बेस आते हुए देखे, जहाँ पे हमने देखा कि अडानी ने ACC और अंबुजा को एक्वायर करते हुए दिखा। वहीं पे हमने अल्ट्राटेक के सीमेंट कैपेक्स की भी बात निकलते हुए आते देखी और केवल 13,000 करोड़ का कैपेक्स बढ़ाते हुए दिख रहे थे। जब हमने देखा कि 13,000 करोड़ का कैपेक्स बढ़ा रहे हैं अल्ट्राटेक, तो उस समय मार्केट एनालिसिस ने ये एनालाइज किया कि ये जो कैपेक्स बढ़ना है ये डिमांड से ज़्यादा कैपेक्स हो जाएगा और उस वजह से मार्केट एक सडनली रिएक्शन के तौर पे हमने देखा कि प्राइसेस में एक फॉल बनते हुए देखा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ भी जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उससे हम 70% ही यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस यहाँ पे कैपेक्स बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका फुल यूटिलाइजेशन होना या मार्केट शेयर यदि उतना फुलफिल यूटिलाइज नहीं होता है तो कंपनी के प्राइसिंग के मतलब बैलेंस शीट के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट आ सकता है। तो वो रिएक्शन हमने प्राइसिंग में आते हुए देखे। जी, तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो
कुछ सीमेंट स्टॉक्स है वो 52 वीक लो पर है, तो इसके क्या कारण है? इज इट द सेम रीजन? मेजरली जो डिमांड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर जैसे अभी शेट्टी साहब ने भी बताया कि जो कोल के एंड द क्रूड के भाव बढ़े थे, उसकी वजह से भी जो थे ओवरहेड जो थे सीमेंट सेक्टर के वो काफी बढ़ते हुए दिखे, और जो प्राइसिंग है वो पास ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जिस हिसाब से हमने भी देखा कि गवर्नमेंट ने कार्डलाइजेशन की वजह से भी काफी सारे सीमेंट कंपनी को शो ऑफ नोटिस देते हुए दिखे, तो उस वजह से था कि ये प्राइसिंग पास ऑन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मेजर रीजन वही था, और डिमांड फैक्टर थोड़ी बहुत कम होते हुए दिखी है, बट आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मानसून और कोल के प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जी, और कुछ कंपनीज जो है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का देख रहे हैं सीमेंट कंपनीज में, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, हमने देखा कि कुमार मंगलम का भी हमने एक स्टेटमेंट आते हुए देखा था कि जो हमने ये कैपेक्स बढ़ाते हुए दिख रहे थे, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काफी ज्यादा एक ग्रोथ दिख रही है, एक बूस्टअप देखने को मिलने वाला है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। और आज आप ये देखिए कि जो कंपनी पिछले 30 साल से कंटिन्यूस अपने इस बिजनेस में है, तो उसके बाद उनका जो एनालिसिस है, तो दे आर वेरी फर्म। हाँ, हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में प्राइसिंग के ऊपर इसका इफेक्ट निगेटिवली आते हुए दिखे, बट फॉर द लॉन्गर टर्म हम देखेंगे तो ये काफी अच्छा, कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी, सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो सीमेंट के भाव में गिरावट आई है वो इस कारण से आई है कि गर्मी के सीजन में लेबर काफ़ी गांव में चली गई है, तो ये गिरावट टेम्परेरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड रीजन होगा कि यदि लेबर कहीं पे मतलब छुट्टी पे चले जाता है या एक महीने के लिए छुट्टी पे जाता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह चलते हुए दिख रहा है, और लेबर के जाने से कभी कंस्ट्रक्शन वर्क रुकता नहीं है। बट द सीरियस पॉइंट इज दैट कि मतलब जिस हिसाब से कैपेक्स बढ़ रहा है, तो मार्केट ने एक उसको एजम्पशन दिया है कि नियर टर्म में हमें मतलब लगता है कि दैट इज द जो डिमांड है वो बिलो द कैपेसिटी रहेगी, और उस वजह से हमने एक फॉल बनते हुए देखा है। और आने वाले क्वार्टर में भी हमें लगता है कि तो रिजल्ट के अंदर इतने अच्छे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ द जो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा है कि कोल एंड क्रूड के भाव काफी शार्पली जंप हुए, थोड़ा क्वार्टर थोड़ा वीकनेस रहेगा सीमेंट कंपनी की। अभी देखिए, अभी अल्ट्राटेक भी नए एक्विजिशंस की ओर देख रही है। अडानी ने 2 एक्विजिशंस किए हैं, और अडानी ग्रुप के बारे में कि एक्विजिशन के बाद भी एक्सपेंशन करेगी, और ये 10,000 करोड़ का लगभग अल्ट्राटेक भी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये मैच नहीं हो रही है, एक तरफ भाव लो जा रहे हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े एक्विजिशन हो रहे हैं, नए एक्विजिशन की तैयारी हो रही है। ये अलग अलग क्यों दृश्य देखने को मिल रहे हैं? पर हम लोग जो देख रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म नजरिया देख रहे हैं, पर जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, आज जो वो 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है एक्सपांशन के लिए, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है दैट इज द बिगर। वो जो देखते हैं अगले 10 साल 20 साल की एजम्पशन लेके चलते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की 2025-2026 में सरकार का लक्ष्य है, तो यदि यहाँ से वो डबल का सरकार का एक्सपेक्टेशन है, तो बट ऑब्वियस है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बूस्टअप आएगा। हालांकि हम देख ही रहे हैं कि आज छोटे छोटे गांव में बोलो या बड़े सिटी में बोलो, सब जगह सीमेंट के रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है, हाउसिंग काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो उस वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में सीमेंट की जो डिमांड रहेगी वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और जो कंपनी का डिसीजन है वो फेवरेबल रहेगा, कंपनी के हित में रहेगा। बट फॉर द लॉन्गर टर्म आप यदि 1 या 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें भी लगता है कि हो सकता है कि उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन देखने ना मिले। तो राहुल जी, इन्वेस्टरों के लिए आपकी क्या सलाह है? इन्वेस्टर क्या करें जब न्यू ईयरली लो टच कर रहे हैं? अच्छी अच्छी कंपनियां, श्री सीमेंट, डालमिया भारत। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ सर कि यदि साल भर या 1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो
तो हो सकता है आपको उतना बड़ा जंप देखने को ना मिले। हाँ, एक डेटेड बाउंस जरूर देखने को मिलेगा जिस हिसाब से यदि इतना मार्केट फॉल हुआ है, आने वाला मानसून अच्छा रहता है और इकोनॉमी में जिस हिसाब से वापस से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यदि कोविड के तो उसमें सिम्टम्स नहीं बढ़ते हैं, सारी इकोनॉमी वापस से स्मूथ लाइन चलती रहे, तो फिर से हमें यहाँ से 10% से 15% का जंप जरूर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगले एक साल के लिए सीमेंट सेक्टर का रेंज बाउंड रहना चाहिए। बट यदि किसी को भी लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लेना है तो हमें लगता है कि उसमें एक्विजिशन चालू कर देना चाहिए। जी राहुल जी, आपने बहुत जानकारी दी हमें, थैंक यू वेरी मच। आप हम विदेश जी से बात कर। नमस्ते एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आपको आवाज आ रही है कमलेश जी? नमस्ते प्रिया जी। जी प्रिया जी नमस्ते। अपने सारे पैनलिस्टों को भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार जी सर। हम आज आरबीआई के बारे में बात करते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं। आज उनका डिसीजन आ गया है और 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो आपके कमेंट्स लेते हैं इसके बारे में। जी प्रिया जी, कल जब हमने डिबेट में डिस्कशन किया था तो मैंने ये कहा था कि एंटायर मार्केट का परसेप्शन यही है कि रेपो रेट विल बी इंक्रीज बाय 50 बेसिस पॉइंट, और वैसे ही हुआ है। और कल के ही डिबेट में हमने जो कहा था वो भी ऐसे ही हुआ है कि सीआरआर और एसएलआर में कोई बदलाव आया नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि पिछले सीआरआर में जब 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर बढ़ाया गया था तो मार्केट से अबाउट 85,000 करोड़ की लिक्विडिटी आरबीआई ने सक कर ली थी। तो मैं नहीं सोचता था कि इस तरह से इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस बार आएगा। और आरबीआई का जो प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन के लिए है तो डेफिनेटली इट इज बियॉन्ड द पॉइंट विच आरबीआई हैज सेट एज अ टारगेट, एंड ईयर एंड तक मुझे ऐसा ये आज मैंने गवर्नर साहब का वक्तव्य देखा तो दे आर टारगेटिंग एट 6.7%, लेकिन इट विल बी टू अर्ली टू से कि वेयर एग्जैक्टली इट विल बी क्लोज, इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल। और जहाँ तक जीडीपी की बात है तो जीडीपी का भी टारगेट जो है has been come down to 7.2%। तो नंबर्स जो आए हुए हैं is I would say more or less as it was expected by the entire market। जी सर। और सर उनका टारगेट ये है कि जो प्री पेंडेमिक लेवल्स है वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस वक्त फिलहाल लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक लेवल, तो उसको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा उनका टारगेट है। तो शायद ये कितने समय में इसे अचीव करेंगे? प्रिया जी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाई एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 23 रेपो रेट विल बी समवेयर बिटवीन 5.5 to 6% हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना ही होगा और इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई दोनों चीज़ों को बैलेंसिंग करना होता है ना। तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि एक और से वो लोग दे विल ट्राई टू कर्टेल द इन्फ्लेशन, और मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम हो वो भी उतना ही आवश्यक होता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाई दिस ईयर एंड ये रेपो रेट विल कम टू दी प्री पेंडेमिक लेवल, या शायद 25-50 बेसिस पॉइंट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन प्रिया जी देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात निश्चित रूप से कहूँगा, इफ़ यू लुक एट द इंडियन इकोनॉमी देन एज अ होल द कंट्री इज नॉट डूइंग बैड, markets are not doing bad. The global scenario is one of the major reason which is compelling not only the Central Bank of India but it is compelling to the rest of the world as well। दुनिया भर की सेंट्रल बैंक के इसके अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लगे हैं, और कुछ कंट्री से कल जो हमने डिस्कशन किए, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ नहीं रहा है। तो ये एक ग्लोबल सिचुएशन है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ फिलहाल ट्रेड में भी इश्यूज आ रहे हैं, और सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई है इसके लिए हम इंडिया में देख रहे हैं। तो फूड प्रोडक्ट से लेके you name any industrial product, you name any raw material product, which are all have become very expensive in last 2 to 3 months। तो ये सिचुएशन जो है ना
आई वुड से कि वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ये यूक्रेन की सिचुएशन कब तक ऐसी रहेगी, यूरोपियन मार्केट कब स्टेबल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो इज फेसिंग द सेम चैलेंज, उनके सामने भी इन्फ्लेशन का चैलेंज है। प्राइस राइसिस जो इज हाईएस्ट हैज बीन डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो। लास्ट 40 इयर्स में जो प्राइस राइस नहीं थे वो इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबली आई वुड से कि द सिचुएशन इज चैलेंजिंग, बट इंडियन रेगुलेटर they are monitoring very closely. और as I said, you know, Priya ji, कि while working as a custodian with a multinational foreign bank, I always, you know, say in my various debate and lectures also, the best part of the Reserve Bank of India as a regulator, कि 2008 के क्राइसिस में, सब प्राइम क्राइसिस में अमेरिकन बैंक्स, यूरोपियन बैंक्स और कई कंट्री के बैंक फेल हुए थे, लेकिन वी हैव नॉट सीन नॉट अ सिंगल बैंक इन इंडिया which has failed. So RBI is keeping a very vigilant eyes on the day-to-day situation, and of course time is tough, difficult, challenging, but I am sure we will come out of it. Yes, definitely. सर एक आखिरी सवाल है कि ये सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए प्रिया जी, जो ऑलवेज मैं एक कैविएट रखता हूँ कि छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, they should always refer to their financial advisor के प्लानिंग के हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित कहूँगा कि यही एक मौका होता है जब मार्केट अपने लेवल से 10, 15, 20% नीचे होता है ना, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू पिक अप द इंडस्ट्री लीडर, मार्केट लीडर कंपनीज। एंड एज आई ऑलवेज से कि अगर छोटे इन्वेस्टर्स रियली दे वांट टू क्रिएट अ वेल्थ, then they should invest it for a longer period. अगर आप ये सोचे कि मैं 6 महीना 1 साल इन्वेस्ट कर लूँ और मुझे उसमें से हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा, तो वैसा मार्केट में होता नहीं है, which I can say from my experience of 30 years and more or less as an experience as a custodian also. You have to give time to grow your portfolio. Yes, right sir. Thank you so much sir for your advice. राहुल जी, सेठी सर, आप कमलेश जी से कोई सवाल पूछना चाहेंगे या आप कोई कमेंट देना चाहेंगे? कमलेश जी नमस्ते, राहुल कलंत्री बोल रहा हूँ मेहता इक्विटी से। तो अभी आपको क्या लगता है कि हमें और कितना इंटरेस्ट रेट हाइक की आवश्यकता दिख रही है यहाँ से, कि हम मार्केट में एक्सपेक्टेशन कर रहे थे नेक्स्ट पॉलिसी, और उसके नेक्स्ट में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? Could you please repeat your question? सर मेरा क्वेश्चन है कि हमें आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से और रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि और हमें इसी तरीके से 0.5% या 1% की इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, या अभी क्या जो किया है वो सफिशिएंट है फॉर द इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए? राहुल जी देखिए, 4 मई को भी आरबीआई गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, तो उन्होंने तब ये कहा था कि वी वुड लाइक टू ब्रिंग इट एट पार विद द प्री पैंडेमिक सिचुएशन। एंड जिस तरह से इन्फ्लेशन इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्रोल, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल ट्राई टू रिच टू द लेवल ऑफ 5.5 to 5.75% बाय एंड ऑफ दिस ईयर। रेपो रेट ये लेवल से और 50 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है यहाँ से। थैंक यू सर। सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या कोई कमेंट्स? मेरा कहना यही है कि कंपनी वाले तो सब 12 महीनों से 1 साल से बोल रहे हैं कि सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, 1 साल से वो चिल्ला रहे हैं, ध्यान नहीं गया। रिजर्व बैंक का अभी जाके ध्यान गया है पिछले 2-3 महीनों में। अभी 1 महीने में ये 50 पॉइंट और 40 बढ़ा के 0.90% हो गया, एक झटके से इतना बढ़ा दिया। वो ज़रूरी भी था। लेकिन अभी दूसरा सवाल ये है कि जो जीडीपी के बारे में ग्रोथ है उसके बारे में ऐसे एक्सपर्ट्स के व्यू आ रहे हैं कि बड़े नकारात्मक विचार हैं। आरबीआई गवर्नर ने जो प्रोजेक्शन किए हैं वो नेगेटिव है, वो इतने अच्छे नहीं है, इतनी कोई मंदी नहीं आने वाली है, स्लो डाउन नहीं आने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्लो डाउन नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब ने जो एक्शन लिया है, जो प्रोजेक्शन किए हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि हम कहीं स्लो डाउन की ओर जा रहे हैं। तो स्लो डाउन नहीं है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है।
जी जी सर, तो राहुल जी बता सकते हैं, राहुल जी से पूछना चाहूंगा मैं कि बाजार जी पर क्या असर आपको इसका लगता है, जो इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, कंपनियों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो स्टॉक के भाव पर क्या वो असर पड़ेगा इसका? पर देखिए, मैं लास्ट टाइम जब आपके पैनल पे था तभी मैंने यही कहा था कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली अभी तो $120 के यील्ड घूम रहा है और लास्ट टाइम जो था 110 के ऊपर मूव कर रहा था। यदि 125 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमें लगता है कि $130-140 तक भी क्रूड ऑयल जा सकता है। और फिलहाल के लिए हम देखें तो ऐसी आशंका हो सकती है कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाए। यदि ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और सेंट्रल बैंक को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो आने वाले समय में हमें ये जो झटके हैं वो देखने को मिलते रहेंगे हर कंट्री के सेंट्रल बैंक की तरफ से। बाजार में ऊपरी लेवल पे लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि 16,800 17,000 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा सा कैश इन हैंड रखना चाहिए। अभी भी हमारा वही व्यू है, कहीं पे भी 16,800 17,000 के बीच में आता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते जाइए। वहीं पे 15,800 के बीच में आता है तो पोजीशन बना सकते हैं। बट जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कीजिए, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म भी हो तो ग्रेजुअली बाय कीजिए, इकट्ठा बाय मत कीजिए। कमलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कमलेश जी, आपको क्या जी। लगता है कि सब निर्णय सही लिए हैं और चीजें कंट्रोल में हैं? देखिए सेठी साहब, आरबीआई जो निर्णय ले रही है उसके लिए उसके पास वेरियस सोर्सेज से इनपुट्स आते हैं और वो वेरियस सोर्सेज के इनपुट्स को एनालाइज करने के बाद ये डिसीजन लेता है। जहाँ तक ये रेपो रेट बढ़ाने का सवाल है तो दिस वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन माय ओपिनियन। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी लिक्विडिटी मार्केट से कम करना अति आवश्यक होता है। तो आज की जो स्थिति है, और दूसरा मैं एक बात ये और कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली दिस क्राइसिस, इसे कोई अपने कंट्री स्पेसिफिक क्राइसिस नहीं है। दिस आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रही है उसका, इसकी असर हम पे भी आ रहा है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमी, तो इसकी इम्पैक्ट आई हुई है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ सेठी साहब कि आने वाला अगले 6 महीने से 9 महीने थोड़े चैलेंजिंग इसके लिए रहेंगे क्योंकि नोबडी नोस कि ये यूक्रेन रशिया की क्राइसिस कब तक चलेगी, और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में आज सप्लाई चेन की इतनी सारी इश्यू हुई है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजन विच इज बिकमिंग द वरी फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज की स्थिति में आरबीआई ने जो निर्णय लिया है वो मुझे योग्य लग रहा है। जी अभी एक सवाल है मेरा कमलेश जी आपसे कि जीएसटी कलेक्शन जो 16% कम हुआ है मई में, पहले 1,40,000 करोड़ हुआ था, मई में 16% कम हुआ है, तो उसको कैसे पूरा करने वाले हैं? नहीं सेठी जी, देखिए आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ये बार 16% जीएसटी कम है और उसकी थोड़ी इम्पैक्ट, जैसे हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट जो होती है वो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शंस के ऊपर भी दिखेगी, कंपनी के मुनाफे के ऊपर भी दिखेगी, प्रोडक्शंस के ऊपर भी दिखेगी। तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा वॉल्यूम कम हुआ है वो दिख रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं ना, तो आई वुड से कि जीएसटी इज नॉट द ओनली पैरामीटर विच वी शुड कीप इन माइंड। राइट। The larger issue is to control the inflation and to maintain the liquidity in the market. जी सर, जी एब्सोल्युटली राइट। सेठी सर, और कोई क्वेश्चंस? जी बहुत अच्छी चर्चा रही सर, आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो रहा है, तो आप तीनों से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, पहले राहुल जी से, फिर कमलेश जी से और फिर सेठी सर से। राहुल जी, एनी फाइनल कमेंट्स फॉर टुडे, या मार्केट के बारे में या सीमेंट के बारे में? मार्केट में इन्वेस्टर को एज ए कॉशियस मोड पे रहना चाहिए, जी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए।
डोंट टेक एजम्पशन कि आपको जो 2020 2021 में 20-30% रिटर्न मिल रहे थे वो 2022 के इसमें मिलने के चांसेस काफी कम रहेंगे। अब आपको 5 to 10% के जो रिटर्न है उतनी सेटिस्फाई करना रहेगा। तो जो भी आपको मिलता है उसे इनकैश करते जाइए, फिर से आपको एंट्री के लिए मौका मिलेगा तो कैश इन हैंड बना के रखिए। जी जी, धन्यवाद। कमलेश जी, आपके फाइनल कमेंट्स फॉर टुडे। या प्रिया जी, हमने जो बहुत सारे इश्यूज की बात की ना, तो एक जो है वो ऑयल है, और मेरा आपसे अपना मानना है कि फॉर दिस फुल ईयर 2022 ऑयल विल बी इन द रेंज ऑफ $110 to $120। तो इस प्रकार से हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है वो आने वाले 6 महीने 8 महीने रहने वाला ही है। इस समय के दरमियान मार्केट में जब भी करेक्शंस आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि दैट इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू पिक अप द गुड स्टॉक, बट ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जी जी सर, बिल्कुल सही। सेठी सर, आपके फाइनल कमेंट्स। मेरे ख्याल से अभी 3 महीने तो वॉच करना चाहिए, कुछ ज़्यादा एक्शन बड़ा खरीदने का तो नहीं लेना है। वॉच 3 महीना वॉच करेंगे, एक क्वार्टर के रिजल्ट, तब तक युद्ध की स्थिति क्लियर होगी, ऑयल के प्राइसेस क्लियर होंगे, फूड ऑयल के प्राइसेस क्लियर होंगे, और हमारे कंपनी वाले क्या एक्शन लेने वाले हैं वो भी क्लियर होगा। तो अभी 2-3 महीने का टाइम बहुत क्रूशल है, तो इसमें वेट एंड वॉच विल बी अ बेटर थिंग। जी जी, थैंक यू सर। तो राहुल जी, कमलेश जी, सेठी सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, ये हमारा आज का कार्यक्रम था, ये हमारी पैनलिस्ट के व्यूज थे, इनका एनालिसिस था। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एडवाइस लेना है, तरफ से एक करना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना। अगर आज का पसंद आया हो जरूर लाइक कीजिए और मैं देश को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें लिखिए इस पते पर helpdesk@metromumbailive.com। तो ये आज का कार्यक्रम था। अब हम कल शाम को 4 बजे फिर से हाजिर होंगे मेट्रो मनी पर। जुड़ने के लिए धन्यवाद।